सांवरिया ऑनलाइन जोन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हम लोग यहाँ आप लोगों के 12th क्लास की एनसीईआरटी जो नया सिलेबस आया है, जो आप लोगों के अभी जो करंट में सिलेबस आया है उसकी अपनी क्लास ले रहे हैं। अपने कूलाम का नियम चल रहा है। पहले कुछ क्लासें अपनी ऑलरेडी हो चुकी है कूलाम का नियम, और इस कूलाम के नियम से हम लोग मानते हैं कि अपनी फिजिक्स की शुरुआत होती है। अभी तक तो बेसिक था। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कूलाम नामक वैज्ञानिक ने दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया। इससे पहले अपने 11th क्लास में न्यूटन नामक वैज्ञानिक के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल प्रस्तुत किया गया था, उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया। उसमें देखो न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण बल में क्या बताया, एक बार उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उन्होंने क्या कहा कि हम लोग दो द्रव्यमान के पिंड लेंगे, एक m1 द्रव्यमान का है और एक m2 द्रव्यमान का है। इन दोनों द्रव्यमानों के पिंडों को एक निश्चित दूरी r पर रखते हैं तो इनके मध्य एक बल कार्य करता है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। अब इसी के अनुरूप हम लोग यहां पर देखते हैं कि कूलाम नामक वैज्ञानिक ने बताया, क्या बताया इन्होंने, कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया। किसने? कूलाम नामक वैज्ञानिक ने नियम प्रस्तुत किया, जिसे इस नियम को क्या कहते हैं, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कूलाम का नियम। और उन्होंने क्या बताया कि हम लोग दो आवेश लेते हैं, एक Q1 आवेश है जो दोनों बिंदुत आवेश है, और दूसरा आप लोगों के पास में है Q2 आवेश। दोनों आप लोग आवेश ले रहे हैं, एक Q1 आवेश ले रहे हैं, एक Q2 आवेश। इन दोनों आवेशों को अपन एक निश्चित दूरी स्मॉल r पर व्यवस्थित करते हैं। तो इन दोनों आवेशों के मध्य एक बल कार्य करता है। उस बल को क्या नाम दिया गया? विद्युत बल। क्या नाम दिया गया उसको? विद्युत बल, या बोल सकते हैं आप लोग तो कूलाम बल। क्या नाम दिया गया उसको? कूलाम बल। देखो विद्युत बल और कूलाम बल, इसके लिए अपने यहां एक संबंध निकल के आता है। इन्होंने क्या बताया? कूलाम नामक वैज्ञानिक ने बताया कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। देखो दोनों का गुणनफल हो गया, ये समानुपाती का संबंध हो गया, समीकरण 1 आ गया आप लोगों के पास में। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी होती है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दूसरा संबंध इन्होंने प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में दो समीकरण आ गए, एक समीकरण 1 और एक समीकरण 2। हम लोग जब दोनों को एक जगह लिखेंगे, यहां मैं लिख रहा हूं समीकरण 1 व 2 से, क्या हो जाएगा? समीकरण 1 व समीकरण 2 से F(E) प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R²। तो आप लोगों के पास में देखो क्या आएगा, यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा F(E) इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, तो ये आप लोगों की स्थिति बन गई। F(E) इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R²। हम लोग यहां देखते हैं कि यहां के एक समानुपाती स्थिरांक है। क्या है? समानुपाती स्थिरांक। और इस समानुपाती स्थिरांक को हम लोग K के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान आप लोगों के दे रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, इसका मतलब ये किसके लिए है? निर्वात के लिए। किसके लिए है ये? निर्वात के लिए। यदि अपन इसी का मान माध्यम के लिए निकालना चाहें तो K इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन आएगा। तो ये किसके लिए है? माध्यम के लिए। किसके लिए है ये?
माध्यम के लिए। निर्वात के लिए के का मान ये होता है और माध्यम के लिए के का मान ये होता है। दोनों में क्या फर्क है देखो, एक बार मैं इसका मान यहां रख के देखूं तो अपने पास में देखो क्या आएगा, एफ ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया आप लोगों के लिए निर्वात में बल, निर्वात में बल। फिर अपन इसकी वैल्यू रख के देखेंगे तो आप लोगों के पास में एफ ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये किसके लिए हो गया, ये माध्यम में बल। ठीक है, दोनों आप लोगों के पास में समीकरण आ गए हैं। फिर अपन बात करते हैं तो यहां के का मान क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना होगा, यहां एप्सिलॉन आर, यहां एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, ऐसे आप लोगों के पास में इनको एक बार परिभाषित कर देते हैं अपन। ये एप्सिलॉन क्या होता है, ये माध्यम की विद्युतशीलता, क्या है ये, माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट की, तो ये हो गए आप लोगों के पास में निर्वात की विद्युतशीलता। क्या हो गई, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, फिर अपन बात करें एप्सिलॉन आर की, तो एप्सिलॉन आर क्या है, माध्यम की आपेक्षिक, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, ये आप लोगों के हो गई माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। अब अपने पास में यहां एक संबंध आता है, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जिसे मैं एक साइड से आप लोगों के मिटा दूं क्योंकि अपने को जगह चाहिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे चलते हैं। अपने पास में देखो आगे क्या आएगा, देखो अपने पास में एक संबंध आता है, क्या है वो संबंध, आप लोगों के पास में संबंध आएगा एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहां देखो आप लोगों के पास में ये जो एप्सिलॉन आर होता है इसको माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं और पराविद्युतांक भी कहा जाता है। पराविद्युतांक जो होता है ये आप लोगों के पास में एक कुचालक पदार्थ होता है, कुचालक पदार्थ होता है। मोस्टली अपन कुचालक पदार्थ लेते हैं, वैसे कुछ आप लोगों के चालक भी होते हैं, अपने जैसे धातुएं वगैरह होती है, तो मोस्टली जो अपन लेंगे जैसे कुचालक पदार्थ के रूप में आप लोग लेंगे आसुत जल, कांच वगैरह। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं आप लोगों की जो ये स्थिति बन रही है, एप्सिलॉन जो आर आ रहा है, ये एप्सिलॉन आर एक अनुपात होता है जिसको हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आप लोगों के पास में एक संबंध आता है, तो इसको कहा जाता है एक अनुपात। क्या है ये, अनुपात। किसका अनुपात है, तो ये आप लोगों के पास में है विद्युतशीलताओं का अनुपात, विद्युतशीलताओं का अनुपात, अनुपात। इसको और डिटेल से देखते हैं तो ये क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता का अनुपात, या बोल सकते हैं इनकी निष्पत्ति। क्या है, ये आप लोगों के पास में एक स्थिरांक प्राप्त होता है जिसका मान लगभग के लिए अलग अलग होता है। जितने भी अपने माध्यम होते हैं उन सब के लिए भिन्न भिन्न होता है, जिसके लिए अपन सबसे मोस्ट है वो अपन देखते हैं धातुओं के लिए। धातुओं के लिए इसका मान कितना होता है, धातुओं के लिए इसका मान होता है अनंत। कितना होता है, अनंत। बस ये आप लोगों के लिए मोस्ट है। तो ये हो गया आप लोगों के कूलाम का नियम। अब देखो इनकी मान की अपन बात करते हैं तो अपन देखेंगे यहां पे एक बार, अपने पास में एप्सिलॉन नॉट जो आता है, इस एप्सिलॉन नॉट का मान होता है
8.85 इंटू 10 की पावर -12 कितना होगा इसका मान? रट लेना आप लोग, दिमाग में फीड कर लेना। कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन इंटू सॉरी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा इसका? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब इसी से आप लोगों के पास में के का मान आ जाएगा। देखो के का आप लोगों के फॉर्मूला क्या होता है? के इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान आप लोगों के पास में क्या आ जाएगा? इसका मान आप लोग रख के देखो, यहाँ पे पाई का मान रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और आप लोगों के पास में एप्सिलॉन जो है, ये एप्सिलॉन डिपेंड करता है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर पर। मोस्ट चीज क्या है आप लोगों के पास में? हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही काम की चीज देख रहे हैं। अपने पास में जितनी भी वायु होती है, वायु में अपन गैस देख रहे हैं, जितनी भी अपनी गैसें होती हैं उनके लिए, गैसों के लिए एप्सिलॉन आर का मान, गैसों के लिए एप्सिलॉन आर का मान लगभग 1 लिया जाता है। अब 1 लेंगे, इससे क्या स्पष्ट होगा? 1 लेंगे तो जितने भी आप लोगों के पास में गैसें हैं या बोल सकते हैं वायु है, तो ये वायु किसकी भांति कार्य करेगी? निर्वात की भांति कार्य करती है। तो जितनी भी वायु होती है हम लोग उसको निर्वात के रूप में मान के काम करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में फॉर्मूला आ गया। मैं यहां लिख रहा हूं, उस फॉर्मूले को फिर से लिख रहा हूं। निर्वात के लिए, किसके लिए? निर्वात के लिए। यदि कहीं पर भी क्वेश्चन में आप लोगों के किसी प्रकार के माध्यम का कोई जिक्र ना हो तो वो निर्वात ही होता है। तो निर्वात के लिए F इक्वल क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां अपन देखेंगे कि ये जो बल होता है, ये बल 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का होता है देख लेते हैं एक बार। जो बल होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक आकर्षण प्रकृति का और एक प्रतिकर्षण प्रकृति का। देखते हैं किसमें क्या स्थिति बनती है, कौन सा कहां काम करता है। सबसे पहले अपने पास में जो बल होते हैं, बलों के प्रकार देखो 2 प्रकार होंगे। एक होगा आकर्षण बल और एक होगा आप लोगों के पास में प्रतिकर्षण बल। ठीक है, अब देखते हैं आकर्षण बल की क्या स्थिति बनती है। यदि आपके पास में आकर्षण बल कब होगा? यदि जो बल आप लोगों के प्राप्त होता है, बल का मान ऋणात्मक आता है। यदि बल का मान कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा। यदि बल का मान ऋणात्मक आता है तो बल कैसा होगा? आकर्षण प्रकृति का होगा। और यदि बल का मान धनात्मक आता है, धनात्मक आता है तो बल कैसा होगा आप लोगों के पास में? बताओ बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। कैसे आएगा वो भी अपन देख लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज यही है कि आकर्षण बल किन किन के मध्य लगता है। इसके लिए अपनी स्थिति बननी चाहिए कि ये जो आवेश अपन काम में ले, ये आवेश विजातीय होने चाहिए। विजातीय आवेशों के मध्य लगता है। ये किस किस के मध्य लगता है? विजातीय आवेशों के मध्य। और ये किस किस के मध्य लगता है? ये सजातीय आवेशों के मध्य लगता है। किस किस के मध्य लगेगा? सजातीय आवेशों के मध्य। अब देखो
सजातीय कौन से होते हैं, विजातीय कौन से होते हैं, ये आप लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं। सजातीय और विजातीय इनको अपन यहां देख लेते हैं। विजातीय मतलब इनकी जात अलग, जात का मतलब प्रकृति, या आप लोगों के पास में देखो पॉजिटिव व नेगेटिव। ठीक है, यदि पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, अपन दो आवेश ले रहे थे यहाँ पे, एक Q1 आवेश ले रहे थे, एक Q2 आवेश ले रहे थे। Q1 आवेश और Q2 आवेश दोनों में से यदि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल। या फिर अपन बोल सकते हैं कि पहला आप लोगों के पास में Q1 जो आवेश है ये नेगेटिव हो और दूसरा Q2 आवेश है ये आप लोग के पास में पॉजिटिव हो, तो आप लोग की स्थिति क्या बनेगी, आकर्षण की बनेगी। तो ये दोनों स्थिति बनेगी, वो कैसी बनेगी, आकर्षण बल की स्थिति बनेगी। आप लोग के या तो पॉजिटिव व नेगेटिव हो अथवा नेगेटिव व पॉजिटिव हो, ये स्थिति बन जाएगी। सजातीय की यदि अपन बात करें तो आप लोगों के पास में आवेश पॉजिटिव व पॉजिटिव अथवा नेगेटिव व नेगेटिव। अब देखो यदि दोनों ही पॉजिटिव होंगे तो इन दोनों के गुणा करने पर प्लस आएगा तो धनात्मक हो गया, दोनों नेगेटिव है तो इनके गुणा करने पर प्लस आएगा तो धनात्मक हो गया। फिर अपन यहां बात करते हैं तो 1 + 1 माइनस है, प्लस माइनस को गुणा करते हैं तो माइनस आता है इसलिए ऋणात्मक आ गया, माइनस प्लस को गुणा करते हैं तो आता है ऋणात्मक, तो आप लोगों के आ गया आकर्षण बल। तो इस प्रकार से आप लोगों की दो स्थितियां बनती है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, दोनों आप लोगों के लिए मोस्ट है, एक बार आप लोग इनको देख लेना। ठीक है, यहां मैंने बता दिया कि Q1 प्लस और Q2 माइनस या Q1 माइनस और Q2 प्लस। इसी प्रकार से आप लोगों के पास में Q1 जो है, यहां आप लोगों के पास में जो Q1 है ये Q1 और जो Q2 है ये Q2 दोनों ही प्लस हो, या Q1 और Q2 दोनों ही क्या हो, माइनस हो, तो आप लोगों के पास में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो ये मैंने बलों के प्रकार बता दिए। अब अपन इससे आगे चलते हैं तो आप लोग के पास में आता है इस कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। लेकिन कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करने से पहले अपन यहाँ अभी तक जो आप लोग के पास में कूलाम बल जो आया है, अभी जो विद्युत बल आया है उसके बारे में और अभी आगे चर्चा करेंगे। इसको मैं यही लिख देता हूं। देखो अब अपन आगे की बात करते हैं तो ये जो बल होता है इस बल का मात्रक देखेंगे। सबसे पहले बल का मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक MKS पद्धति में और CGS पद्धति में क्या होगा, आप लोगों को पता है। चाहे आप लोगों के कोई चाहे विद्युत बल हो, चाहे चुंबकीय बल हो, चाहे आप लोगों के किसी प्रकार का कोई रैखिक बल हो, ऐसी यदि स्थिति बनती है तो आप लोगों के पास में MKS पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, डायन होता है। ठीक है, आपको यह भी पता है 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन होते हैं। कितने डायन होते हैं, 10 की पावर 5 डायन। ये जो आप लोगों के पास में बल होता है ये बल सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। बल कैसी राशि होती है, सदिश राशि। और इस सदिश राशि की दिशा, इस सदिश राशि की दिशा जो होगी वो प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती है। दिशा क्या होगी, प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती है। तो ये हो गया आप लोग के पास में सदिश राशि। सदिश राशि होती है इसीलिए हम लोग इसका सदिश निरूपण करते हैं। तो चलो देखते हैं सदिश निरूपण क्या होगा यहां। अब देखो आप लोग के पास में पॉइंट है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, इसको सदिश रूप में किस प्रकार से निरूपित करते हैं, इसको सदिश में किस प्रकार से निरूपित करते हैं उसको अपन यहां प्रदर्शित करेंगे। देखो किसी भी सदिश राशि को प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, और अपने को पता है फिजिक्स में कितनी दिशाएं होती हैं, 3 दिशाएं होती हैं। एक एक्स एक्स,
एक YX और एक ZX। इस प्रकार से अपने पास में यहाँ कितनी दिशाएं होती हैं, 3 दिशाएं होती हैं। एक अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, अपन इस बल को प्रदर्शित करने के लिए एक द्विविमीय निर्देश तंत्र लेते हैं। क्या लेंगे? द्विविमीय निर्देश तंत्र, जिसमें XX और YX हो। ठीक है, डायग्राम में सब कुछ आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़े बड़े बनाऊंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ आप लोगों के पास में एक बल तो मैं यहाँ ले लेता हूँ और एक बल यहाँ ले लेता हूँ। ये तो हो गया आप लोगों के पास में A बिंदु और ये हो गया आप लोगों के पास में B बिंदु, हो गया। अब देखो यहाँ क्या होगा, एक यहाँ मैं आवेश ले रहा हूँ Q1 आवेश और यहाँ ले रहा हूँ मैं Q2 आवेश। ये जो आप लोगों की स्थिति बन रही है, इस Q1 आवेश की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 वेक्टर और Q2 आवेश का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या हो गया? R2 वेक्टर। अब देखो अपन आगे चलते हैं। तो यहां देखो एक स्थिति आप लोगों की बन रही है कि यहां बल कार्य करते हैं, 2 बल यहां कार्य करते हैं। एक बल आप लोगों के Q1 के द्वारा Q2 पर लगता है और एक Q2 के द्वारा Q1 पर लगता है। तो यहां आप लोग के पास में स्थिति बनेगी F21 वेक्टर। देखना यहाँ पे F2 पर लग रहा है 1 के द्वारा और यहाँ F12, तो ये लग रहा है आप लोग के Q1 आवेश पर Q2 आवेश के द्वारा। यहां आप लोग की स्थिति बन गई। अब जिस प्रकार से आप लोग के देखो F12 वेक्टर है, उसी दिशा में हम लोग इसका स्थिति सदिश ले लेंगे। वो स्थिति सदिश क्या होगा? वो स्थिति सदिश आप लोगों के पास में होगा R12 वेक्टर, और इसके लिए जो स्थिति आप लोगों के बनेगी वो स्थिति क्या बनेगी? R21 वेक्टर। इस प्रकार से आप लोगों की स्थिति बन रही है। हम लोग यहाँ पे 2 बिंदु ले रहे हैं, एक A बिंदु और एक B बिंदु। दोनों बिंदुओं पर हम लोग Q1 और Q2 2 आवेश व्यवस्थित करते हैं। यहाँ आप लोग के पास में 2 बल कार्य कर रहे हैं, एक F12 वेक्टर है और एक F21 वेक्टर है। दोनों में से किसी का भी मान पहले अपन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे कूलाम के नियमानुसार। कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियम से क्या होगा आपको पता है। जो आप लोगों के पास में बल आया था, अभी जो आप लोगों के पास में बल आया था उसको मैं यहां लिख रहा हूं एक बार, Q1 Q2 ये 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, अब अपन इसका सदिश रूप देखेंगे। तो इसका सदिश रूप क्या होगा? क्या होगा सदिश रूप? इसका सदिश रूप होगा F वेक्टर इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² RK। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, R वेक्टर का मापांक और ये RK हो गया। ठीक है, यहां तक हो गया कूलाम के नियम से। अब अपने को ज्ञात करना है F12 वेक्टर और F21 वेक्टर। आप लोग कोई भी पहले ज्ञात कर सकते हो। देखो मैं यहां सबसे पहले ज्ञात कर रहा हूं F12 वेक्टर। ठीक है, देखो सबसे पहले वही आप लोग की चीजें आएंगी, 1/4πε0, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये हो गया Q1 Q2 बट्टा R। देखो यहां पे F12 है तो यहां पर भी R12 आएगा, ये वेक्टर का मापांक का स्क्वायर R12 कैप। हो गया यहां तक? ठीक है, चलो अपन आगे देखते हैं। तो अपने पास में एक मान आया था R वेक्टर, R12 वेक्टर ले लूं, R12 वेक्टर का मापांक ये तो इसका परिमाण हो गया। ठीक है, और ये हो गया आप लोगों के पास में R12 कैप। अब अपन बात करते हैं, तो अपने को R12 कैप चाहिए, तो मैं यहां R12 वेक्टर बटा R12 वेक्टर का मापांक ले लूं। इसका मान आप लोग यहां से मान यहां रखेंगे, तो F12 वेक्टर इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 है। देखो यहां पे R12 वेक्टर का मापांक का स्क्वायर। अब R12 कैप है, इसकी जगह मैं ये वाला मान रख सकता हूं,
यहां से ये वाला मान यहां आ जाएगा, r12 वेक्टर बटा r12 वेक्टर का मापांक, इसकी पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, अब देखो यदि आधार समान हो, r12 वेक्टर का मापांक, r12 वेक्टर का मापांक यदि आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, दोनों जुड़ गई, कितने हो गए, 3 हो गया। f12 वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r12 वेक्टर का मापांक का क्यूब r12 वेक्टर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो तो? फिर आगे आप लोगों के पास में आ जाता है, आगे आप लोगों के पास में आएगा सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम अपन लेंगे। देखो यहां पे अपन बात कर रहे हैं r12 वेक्टर की, तो r12 के पाएगा। मैं यहां एक बार डायग्राम बना देता हूं आप लोगों के, छोटा सा, ये स्थिति बन रही है। ये हो गया आप लोगों के पास में ओ बिंदु, ये ए और ये बी। ये हो गया आप लोगों के पास में r1 वेक्टर, ये हो गया r2 वेक्टर। और देखो यहाँ पे r12 वेक्टर की दिशा क्या ऊपर की ओर है, तो ये ले लिया मैंने r12 वेक्टर, हो गया। अब देखो आप लोगों के सदिश योग का जो त्रिभुज नियम था, वो नियम क्या कह रहा है कि वे दो सदिश राशियां जिनकी दिशाएं समान होती हैं परस्पर जुड़ जाती हैं। देखो यहाँ पे ये समान दिशा में जा रहे हैं, ये समान दिशा में जा रहे हैं, इसका मतलब ये समान दिशा में है, तो ये दो सदिश राशियां जुड़ जाती है। और ये देखो विपरीत दिशा में आ गई, तो ये इसके बराबर हो जाती है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान दे लेना। आप लोग के पास में हो गया r2 वेक्टर प्लस r12 वेक्टर बराबर r1 वेक्टर, और r12 वेक्टर बराबर r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। इस प्रकार से आप लोगों के पास में r12 वेक्टर का मान आता है। ठीक है, चलो अपन यहां लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, f12 वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन, देखो ये क्या कह रहा है, r12 वेक्टर का मापांक का क्यूब है। मैं r12 वेक्टर की जगह लिख सकता हूं r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मापांक का क्यूब, और r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, जो r12 वेक्टर जो है इसका मान मैं यहां रख सकता हूं। तो आप लोगों के पास में हो जाएगा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो तो? यहां आप लोगों के पास में समीकरण आ जाता है। इस समीकरण को मैं एक समीकरण दे रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट। बोलो कोई दिक्कत हो तो? यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया? ये पॉइंट आप लोगों का आधा काम हो गया अपना। अभी तक हम लोगों ने f12 वेक्टर निकाला है। क्या निकाला है? f12 वेक्टर। अभी हमें f21 वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो मिटा रहा हूं मैं, एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद में आप लोगों की दिक्कत ना हो लिखने में। ठीक है, चलो इसको मैं ऐसे एज इट इज रखूंगा, इसलिए मैंने इसको यहां लिखा है। आप लोगों के पास में वही कूलाम का फॉर्मूला काम में आएगा। कूलाम के नियम से जो आप लोगों के पास में फॉर्मूला आया था ना, उसी फॉर्मूले को अपन काम में लेंगे। यहाँ पे देखो क्या है वो फॉर्मूला। अपन यहां बात कर रहे हैं f21 वेक्टर की, उसी फॉर्मूले से बात कर रहा हूं मैं। तो क्या आया था उसमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r21 वेक्टर का मापांक का स्क्वायर r21 कैप। हो गया। आप लोगों के पास में क्या था, चूंकि r21 वेक्टर इक्वल r21 वेक्टर का मापांक r21 कैप, तो आप लोगों के पास में देखो क्या हो जाएगा, r21 कैप इक्वल r21 वेक्टर अपॉन r21 वेक्टर का मापांक। इसका मान मैं यहां रख रहा हूं, तो देखो क्या हो जाएगा, f21 वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1
Q2 अपॉन, देखो क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन, आप लोगों के पास में R21 वेक्टर का मापांक का स्क्वायर है जो एज इट इज रह जाएगा, R21 वेक्टर का मापांक का स्क्वायर, और ये जो R21 के पा रहा है उसकी जगह मैं ये वाला मान पुट कर सकता हूं, यहाँ वाला देखो ये वाला मान आ जाएगा, तो आप लोगों के पास में हो गया R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मापांक, इसकी पावर 1 होगी। देखो आधार समान होता है, घातें जुड़ जाती है, अभी अपने किया है, तो आप लोगों के पास में F21 वेक्टर इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का मापांक का क्यूब R21 वेक्टर, ठीक है। वही आप लोगों के पास में हो गया सदिश योग का त्रिभुज नियम। देखो यहां पे मैं यहां त्रिभुज बना रहा हूं, आप लोगों के वही त्रिभुज बनेगा जो अभी अपन ने बनाया था, A B और ये O, ये हो गया आप लोगों के पास में R1 वेक्टर, ये हो गया R2 वेक्टर, और ये हो गया आप लोगों के पास में R21 वेक्टर। देख लो इसकी दिशा क्या है, नीचे की ओर है, तो अपन देख रहे हैं कि जिनकी दिशाएं समान हो उनको आपस में जोड़ दो, ये समान दिशा में जा रहे हैं, ये समान दिशा में जा रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये विपरीत दिशा होगी, इसके बराबर हो जाएगा। तो आप लोग के पास में R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर, और आप लोगों के पास में आ जाएगा R21 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसका जो मान है वो यहां दोनों जगह रख दूं मैं, क्या हो जाएगा देखना, यहाँ पे यहां लिख रहा हूं, आप लोगों के पास में हो गया F21 वेक्टर इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 है, R21 वेक्टर इसकी जगह मैं मान रख सकता हूं, तो ये हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मापांक का क्यूब, और ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो गया। मैं यहां से और यहां से दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लूं, तो F21 वेक्टर इक्वल, यहां से तो मैंने माइनस कॉमन लिया वो मैंने यहां ले लिया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, यहां से मैं माइनस कॉमन लूंगा, मापांक इसको प्लस कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग के पास में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर क्यूब, और ये हो गया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया जो यहाँ पे है, ये माइनस है, ये माइनस, मापांक इसको प्लस कर देगा, ठीक है। ये वाली चीज एज इट इज रह गई। अपने पास में देखो क्या आएगा, अपने पास में ये जो मान है, ये वाला मान, ये समीकरण 1 में है, देख लो चाहे आप लोग, समीकरण 1 वाला मान आ रहा है, ये पूरा मान समीकरण 1 में है, माइनस को छोड़ के, ये अपना माइनस अलग है, इस माइनस के अलावा टोटल मान ये वाला है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, F12 को। तो मैं यहां लिख लूं, आप लोगों के पास में जगह नहीं है, चलो यहां इसको मिटा देता हूं मैं, देख लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं यहां लिखूंगा समीकरण 1 से, क्या हो जाएगा देखना, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर इक्वल माइनस F12 वेक्टर। ये आप लोगों के पास में कंडीशन बन गई। देखो इसको देखते ही आप लोगों के पास में एक स्थिति बनती है कि दोनों जो आप लोगों के बल हैं उनकी दिशाएं परस्पर विपरीत है। यहां आप लोगों के पास में F21 वेक्टर का मापांक ले लिया माइनस F12 वेक्टर का मापांक, इसका मतलब इनका परिमाण समान है, परिमाण समान, दिशा विपरीत। ऐसी कंडीशन कहां बनती है, अपन ने कहीं ना कहीं पढ़ा है। इस कंडीशन को आप लोग कहते हैं न्यूटन के गति के तीसरे नियम से, न्यूटन के गति के तीसरे नियम से इसको देखा जा सकता है। ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में यहां जो दो आवेश ले रखे हैं अपन ने, ए बिंदु पर जो Q1 आवेश लिया, बी बिंदु पर जो Q2 आवेश लिया, दोनों पर जो बल कार्य करता है, एक F12 वेक्टर है, एक F21 वेक्टर है।
दोनों की दिशाएं परस्पर एक दूसरे के विपरीत है, देख लो एक दूसरे के विपरीत है लेकिन परिमाण दोनों का समान है। ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम को प्रदर्शित करता है। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोग के 2 पॉइंट क्लियर हो गए। न्यूटन का ये आप लोग के कूलाम का नियम हो गया और कूलाम के नियम का सदिश निरूपण हो गया। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और जब भी आप लोग पढ़ो उस समय आप लोग के पास में पेन कॉपी होना जरूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।